Hey guys, welcome back to our channel. तो कैसे हैं आप? So let's start the story. बिना देरी किए चैप्टर 27 आरुषि ने पढ़ाई कैसे की। तभी आरुषि की हंसी गूंजी और उसने सीधी बात की, जानना चाहते हो कि मेरे बारे में इतनी जानकारी किसने जुटाई और किसने उसे लीक किया। आरुषि के बारे में इतनी गहराई से जानकारी इकट्ठा करना इस बात का संकेत था कि जिसने ये सब किया है उसका बैकग्राउंड साधारण नहीं हो सकता। इस तरह की जानकारियों को ब्लैकमेल के रूप में फैलाना एक साफ साफ दुर्भावनापूर्ण इरादा दर्शाता था। उस समय आरुषि को गुप्ता परिवार में उनके असली हकदार के रूप में वापस लाया गया था। एक गरीब बस्ती की लड़की अब एक अमीर खानदान की बेटी बन गई थी। इसमें ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। ऊपर से कावेरी के कई समर्थक थे। वे लोग आरुषि को नीचा दिखाने और अलग थलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, बस कावेरी के पक्ष में खड़े रहने के लिए। ये स्थिति जल्द ही गंभीर रूप ले सकती थी। अगर पीड़िता मानसिक रूप से मजबूत नहीं होती तो लगातार होने वाले उत्पीड़न से उसे गंभीर मानसिक समस्याएं हो सकती थीं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूट सकता था, पढ़ाई में गिरावट आ सकती थी और वह किसी बेहद खतरनाक कदम की ओर भी बढ़ सकती थी। मनोहर कुछ पल सोचते रहे और फिर बोले, कहीं ये सब सुकांत ने तो नहीं किया। पहले भी सुकांत ने आरुषि को अगवा करने की कोशिश की थी, इसलिए शक उसी पर जाता था। और चौधरी परिवार के प्रभाव से वह ऐसा कोई भी खेल आसानी से खेल सकता था। कावेरी ने राहत की सांस ली और मासूमियत से कहा, शायद। मनीषा लगभग मेज पर मुट्ठी मारने ही वाली थी कि तभी आरुषि ने शांत स्वर में कहा, वो नहीं है। तुम इतनी पक्की कैसे हो? मनीषा ने आश्चर्य से पूछा, आरू, क्या तुम्हें पता है ये सब किसने किया? आरुषि ने सिर हिलाया और नाम लिया, आशीष। वही हो सकता था। मनीषा और मनोहर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर हैरानी स्पष्ट थी। अभी हाल ही में उस भोज में माधव ने सार्वजनिक रूप से आरुषि और आशीष के रिश्ते की बात की थी। उस वक्त उन्होंने सिर्फ कावेरी के कारण हामी नहीं भरी थी, लेकिन अब ऐसा लगता था कि इनकार करने का पूरा कारण उनके पास था। जबरन किया गया रिश्ता कभी मीठा नहीं होता। आशीष के दिल में शायद किसी और के लिए भावनाएं थीं, वरना वह आरुषि के खिलाफ ऐसी घिनौनी चालें क्यों चलता। तभी मनोहर ने गर्व के साथ कहा, मैं मनोज लालवानी सीनियर के उस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दूंगा। मैं इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। मनीषा ने भी सहमति में सिर हिलाया। बेहतर यही है कि हम जबरदस्ती का रिश्ता बनाने के बजाय कावेरी और आशीष का साथ दें। वैसे भी सबको लगता है कि वही दोनों एक जोड़े हैं। कावेरी का दिल इन शब्दों को सुनकर तेजी से धड़कने लगा। लगता था कि उसने जो बात अनजाने में कह दी थी वह पूरी तरह गलत नहीं थी। कम से कम इसने मनीषा और मनोहर को यह यकीन तो दिला ही दिया था कि आरुषि और आशीष का रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आशीष अब भी उसी का था और कोई उसे उससे नहीं छीन सकता था। ये संकट में भी एक किस्म की राहत थी। आरुषि को पहली बार मनीषा और मनोहर की बातें कुछ अच्छी लगी। कम से कम वे अब समझ चुके थे कि इस रिश्ते को मना कर देना चाहिए। अंत में मनीषा की निगरानी में कावेरी ने मजबूरी में ग्रुप चैट के सारे अकाउंट्स और आरुषि के खिलाफ किए गए अपमानजनक कमेंट्स की रिकॉर्डिंग की। इन सब जानकारियों को मनोहर ने स्वयं उपेंद्र को भेजा। इस मामले में शामिल अधिकांश छात्र मनाली कॉलेज के नए विद्यार्थी थे। किसी साथी छात्रा को इस तरह बदनाम करना बेहद शर्मनाक हरकत थी। चूंकि आरुषि दिग्पाल की नज़रों में एक बेहतरीन छात्रा थी, इसी कारण कॉलेज की तरफ से सख्त कार्यवाही तय थी। फिर भी मनीषा की चिंता कम नहीं हुई। इसी कारण उन्होंने फिक्रमंद होते हुए कहा, आरू, जब कॉलेज शुरू होगा तो मैं उपेंद्र से कहूंगी कि वह तुम्हें रोज कॉलेज छोड़ने और लेने आए। पर आरुषि ने अपना हाथ उठाकर मनीषा मिल बीच में ही रुक जाने का इशारा किया। मैं हॉस्टल में ही रहना चाहती हूँ, आरुषि ने जवाब दिया। यह फैसला वह पहले ही कर चुकी थी। मनीषा चौंक गईं। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। हॉस्टल में घर जैसा आराम नहीं मिलेगा। बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और मुझे डर है कि तुम्हें फिर से तंग किया जाएगा। उन्हें ऊपरी फिक्र को देखकर आरुषि ने कहा, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। आखिर इतने सालों से मैं खुद ही तो सब कुछ संभालती आई हूँ, है ना? उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे धुंध के पीछे कोई परछाई छिपी हो। वह उनके सामने खड़ी तो थी, पर ऐसा लगता था मानो वह बहुत दूर हो, पहुंच से बाहर। मनीषा और मनोहर उसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गए। आरुषि न तो उनके करीब आना चाहती थी और न ही उन्हें अपने परिवार की तरह देखती थी। मनीषा ने ज्यादा जोर डालने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि कहीं संबंध और ज्यादा न बिगड़ जाए। इसी कारण धीमे स्वर में कहा, कम से कम वीकेंड पर तो घर आ सकोगी, है न? हाँ, आरुषि की तरफ से यही आखिरी समझौता था। अब देर हो चुकी थी।
जब आरुषि अपने कमरे की ओर लौटने लगी तो मनीषा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, आरु, इतने सालों तक तुमने पढ़ाई कैसे की? फीस कैसे दी? बात एक बार फिर वहीं लौट आई जहां से शुरू हुई थी। मनीषा ने जल्दी से सफाई दी, मेरा मतलब कुछ भी गलत नहीं है। बस ये सोचकर दिल टूट जाता है कि तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। खुद पर गुस्सा आता है कि पहले क्यों नहीं जान पाए। आरुषि की आंखों के सामने उसका बचपन घूम गया। जांच में जो सामने आया था वह सब सच था। हर्षद और यामिनी ने उसे एक नौकर की तरह रखा था, जैसे चाहे वैसे पीटते और डांटते थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि वह स्कूल जाए। जब मैं बहुत छोटी थी तब वे मुझे एक दूर दराज के गांव में ले गए थे। वहां एक छोटा सा स्कूल था जो एक पुराने मकान में चलता था। फीस थी 100 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं चुपचाप खिड़की के बाहर बैठकर सुनती थी। वसंत से गर्मी, गर्मी से सर्दी तक। मैंने यूं ही 2 साल पढ़ाई की। जब मैं 8 साल की हुई तब गांव की एक बूढ़ी महिला ने मुझे 100 रुपए दिए ताकि मैं फीस भर सकूं। आरुषि को अभी उस बूढ़ी औरत की गर्मजोशी भरी कोमल मुस्कान याद थी। वह किसी परी कथा की दयालु जादूगरनी जैसी लगती थी। उसने आरुषि के सिर पर प्यार से हाथ फेरा था और कहा था, जो बच्चा पढ़ाई से प्यार करता है उसे कभी निराश नहीं करना चाहिए। मैंने वो पैसे नहीं लिए थे। वह 100 रुपये उस बूढ़ी अम्मा की टोकरी बुनकर जमा की गई सारी पूंजी थी। उसने धीरे धीरे छोटी छोटी रकम बचाकर ये पैसे जुटाए थे। जब उसने मुझे पैसे दिए तो वे 50 पैसे और 1-1 रुपये के नोटों में थे, जो एक मोटी गड्डी में लिपटे हुए थे। बाद में हर्षद ने लोगों को धोखा देकर थोड़ा पैसा कमाया और हमें शहर में ले गया। वहां मुझे एक अद्भुत प्रिंसिपल मिले जिन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। बदले में मैंने हर सेमेस्टर में टॉप किया और गांव व शहर दोनों में प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते। फिर हर्षद और यामिनी को समझ आ गया कि मुझसे भी पैसा कमाया जा सकता है। जब भी मैं कोई अवार्ड लेकर घर लौटती वे मुझे पैसे का जरिया समझते। इसी वजह से मुझे पढ़ाई जारी रखने का अधिकार मिला। इतनी कठिनाइयों के बावजूद आरुषि ने खुद को मजबूत बनाए रखा और आज इस मुकाम तक पहुंची थी। मनीषा के कंधे कांपने लगे और मनोहर की भौहों के बीच चिंता की लकीरें उभर आईं। आरुषि ने जैसे किसी और की कहानी सुना रही हो, बिना किसी शिकवे या शिकायत के बड़ी सहजता से अपना संघर्ष बताया। शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत कुछ सह चुकी थी, उसे अब किसी भावनात्मक जुड़ाव की उम्मीद नहीं थी। उसका संसार अब इस छोटे से दायरे में सिमटकर नहीं रह गया था। पिछले जीवन में आरुषि ने उस पारिवारिक स्नेह और अपनापन पाने की बहुत कोशिश की थी जो उसे कभी मिला ही नहीं। अंततः उसने खुद को खो दिया, प्रेम की भीख मांगती रही और अंत में एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गई। लेकिन इस जीवन में अब मायने नहीं रखता कि उसके माता पिता उससे प्रेम करते हैं या नहीं। उसे पहले खुद से प्रेम करना सीखना था। अपने विचारों की इस कड़ी को पूरा कर आरुषि चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। मनीषा खुद को और ज्यादा नहीं रोक सकी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल टूट गया था। कावेरी कई बार मनीषा को सांत्वना देना चाहती थी, पर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। जो लड़की हमेशा अपने माता पिता की लाडली रही थी, आज पहली बार खुद को बिल्कुल अदृश्य महसूस कर रही थी। ये दृश्य भावुक कर देने वाला था, पर कावेरी ने ठंडी मुस्कान के साथ देखा। एक पल की ग्लानि और दुख, 18 वर्षों के लाड़ प्यार और परवरिश के आगे कुछ भी नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, बस इंतजार करो, मैं हार मानने वाली नहीं हूं। खासतौर पर अब जब कॉलेज शुरू होने वाला था, उसने आरुषि के लिए एक नहीं बल्कि कई सरप्राइज गिफ्ट्स तैयार कर रखे थे। वह खुद पर हंसी रोक नहीं पाए। उसे मानना पड़ा कि आरुषि का बेचारी बनने का तरीका लाजवाब था। सिर्फ कुछ शब्दों में ही उसने मनीषा और मनोहर को इस कदर भावुक कर दिया कि वे उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गए। जिसके बाद कावेरी ने अपना फोन निकाल किसी को कॉल किया, हेलो, तैयार रहो, बकरी कसाई घर में आ रही है। आखिर क्या सोच रही है कावेरी? क्या आरुषि बच पाएगी? आरुषि का सुकांत से बदला। कॉलेज का पहला दिन कब आ गया किसी को पता ही नहीं चला। काफी मनाने के बाद कावेरी ने जिद की कि आज उपेंद्र की बजाय मनीषा और मनोहर उसे कॉलेज छोड़ने चले। मम्मी पापा, आपने मुझसे वादा किया था कि चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आप अपना काम एक तरफ रख देंगे और मेरे साथ रहेंगे। आप हमेशा ऐसा ही करते आए हैं जब से मैं छोटी थी। अब आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? मनीषा और मनोहर ने एक दूसरे की ओर देखा, पर दोनों जवाब देने में असमर्थ। असल में उन्होंने आरुषि के साथ जाने का मन बनाया था क्योंकि वह हॉस्टल में रह रही थी और उसे बहुत सी चीजें संभालनी थी। वे वाकई चिंतित थे कि वह अकेली सब कुछ कैसे संभालेगी। कावेरी शायद उनकी झिझक भांप गई थी।
इसी कारण उसने सिर झुका लिया और बनावटी निराशा जताते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, आप लोग आरुषि के साथ जाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गुप्ता परिवार की लाडली बेटी होने के नाते कावेरी को बचपन से ही खूब प्यार मिला था। चाहे वो प्ले स्कूल का पहला कार्यक्रम हो या कोई बड़ा आयोजन, मनीषा और मनोहर ने कभी उसकी कोई भी बात मिस नहीं की थी। खासकर कॉलेज के पहले दिन जैसी बड़ी बात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बार वे उसे छोड़कर आरुषि के साथ जा रहे थे। ये फर्क बहुत बड़ा था। जब मनीषा ने कावेरी को आंसू रोकते हुए मुस्कुराते देखा, उनका दिल भर आया। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। ऐसा करते हैं, पापा तुम्हारे साथ चलेंगे और मैं आरुषि के साथ। ऐसे में सब ठीक रहेगा। कावेरी ने होंठ फुला लिए पर अनमने मन से मान गई। ठीक है, चलो जैसा तुम कहो। कावेरी को संभालने के बाद मनीषा आरुषि के कमरे की ओर गईं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और फिर धीरे से खोला, पर कमरा अजीब तरीके से खाली लग रहा था। बिस्तर करीने से बिछा हुआ था और वहां कोई सामान नजर नहीं आ रहा था, मानो आरुषि कभी वहां रही ही नहीं हो। तभी कामवाली बोली, मालकिन, आरुषि मैम सुबह सुबह उठकर अकेले ही कॉलेज चली गईं। उसकी बात सुन मनीषा की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन हमने तो रात में उससे वादा किया था कि हम साथ चलेंगे। हालांकि मनीषा ने ये कहा, पर दिल ही दिल में उन्हें एक तरह से राहत महसूस हुई। उन्होंने आरुषि से वादा तो किया था, लेकिन आखिरी समय में हालात कुछ और हो गए थे। ये साफ नहीं था कि आरुषि ने ये बदलाव पहले ही भांप लिया था या बस चुपचाप बिना कुछ कहे निकल गई। चलो हम भी निकलते हैं, मनीषा ने कहा और मनोहर का हाथ थामकर अपनी बांह कावेरी के कंधों पर रख दी। कावेरी ने पीछे मुड़कर मासूमियत से पूछा, मम्मी, आरुषि कहाँ है? आरुषि तो पहले ही कॉलेज जा चुकी है। ओह, कावेरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, आरुषि तो खुद पर निर्भर है, वो सब कुछ खुद संभाल सकती है। मैं तो वैसी नहीं हूँ, मुझे रास्ते भी याद नहीं रहते और लोगों को पहचानने में भी गलती हो जाती है। पिछली बार तो कोई मेरे पैसे ठगने वाला ही था। मनीषा हंस पड़ी और प्यार से कावेरी के माथे पर उंगली से हल्की सी चिटकी मारी। तू बचपन से ही सबको चिंता में डालती आई है, तुझसे बेपरवाह रह पाना मुश्किल है। उनकी बात कर कावेरी ने शरारती अंदाज में अपनी जीभ बाहर निकाली। आखिरकार जो बच्चा रोता है उसी को टॉफी मिलती है। माँ बाप भी उसी की तरफ झुकते हैं जो ज्यादा मासूम और कमजोर दिखाई देता है। अपनी मासूम सी भूमिका निभाते हुए कावेरी ने पूछा, मम्मी, हम लालवानी हाउस कब जा रहे हैं? हमें मनोज लालवानी जी से भी तो बात करनी चाहिए, वरना अफवाहें फैलेंगी और आरुषि के लिए अच्छा नहीं होगा। कल, मनीषा ने कहा। सगाई की बात को जल्दी सुलझाना जरूरी था। मनोहर ने नेतृत्व संभालते हुए कहा, मैं अपने सहायक को कुछ उपहार तैयार करने के लिए कहता हूँ। हम सब एक साथ चलेंगे और आदरपूर्वक मनोज जी से बातचीत करेंगे। ठीक है। उधर कॉलेज प्रेमिसेस में जब आरुषि पहुंची तो वहां पर कुछ सीनियर स्टूडेंट्स नए छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे थे। तभी आरुषि को देखकर एक लड़की ने पास खड़े लड़के को कोहनी मारी और दोनों ने एक दूसरे को देखकर कुछ फुसफुसाया। कॉलेज के कैंपस में सिर्फ वे ही नहीं थे जो फुसफुसा रहे थे। आसपास खड़े लोग भी आरुषि गुप्ता की ओर इशारे कर रहे थे और धीरे धीरे बातें कर रहे थे। आरुषि ने सुना, कोई कह रहा था, देखो वही लड़की है न जो तस्वीरों में थी। सबसे अमीर परिवार की असली वारिस आरुषि गुप्ता। एक और आवाज आए, सुना है कि ये असली वारिस लौटते ही अपनी बहन का मंगेतर छीन लाए। कितनी बेहया है औरत, जैसे उसने खुद कोई बड़ा काम किया हो, बस अमीर घर में पैदा हो गई, ये तो किस्मत की बात है। अरे क्या बात है, एक पल में गांव की मामूली लड़की से सीधे एक रॉयल खानदान की वारिस बन गई। वाह री किस्मत। आशीष के कारण आरुषि की पूरी बैकग्राउंड और जानकारी सबके सामने आ चुकी थी। अब उसके लिए गुमनाम रहना लगभग नामुमकिन था। कॉलेज में कई गुट बने हुए थे। जो छात्र अमीर घरानों या प्रभावशाली परिवारों से थे, वे आरुषि को नीची निगाहों से देखते थे। उन्हें लगता था कि उसके साथ दिखने से उनकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, क्योंकि वह गांव से आई थी। वहीं साधारण पृष्ठभूमि वाले छात्र भी उससे दूर रहते थे। उन्हें डर था कि आरुषि के खिलाफ उठ रही नफरत का असर कहीं उन पर भी न पड़ जाए। कई छात्र कावेरी के पक्ष में खड़े थे, उसकी जमकर हिमायत कर रहे थे। वे सवाल करते थे कि असली वारिस आकर सब कुछ कैसे छीन सकती है, जब जन्म में हुई गलती के लिए कावेरी दोषी नहीं थी। पर आरुषि ने अपनी नजरें सामने रखीं। जब तक कोई उसके सामने आकर कुछ नहीं कहता, वह ऐसे व्यवहार कर सकती थी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद जैसे ही वह हॉस्टल की ओर बढ़ी, 3 लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। सबसे आगे जो खड़ा था, वह सिर से पैर तक महंगे ब्रांड के कपड़ों में था।
उसके हाव भाव से साफ था कि वह किसी अमीर घर का लड़का था। आरुषि ने एक नज़र डाली और तुरंत पहचान लिया, वह सुकांत था, कावेरी का सबसे बड़ा सो-कॉल्ड लवर। साफ कहें तो पिछली बार जब आरुषि का अपहरण हुआ था तब उसी सुकांत ने ललित को आदेश दिया था। आरुषि ने उससे बदला नहीं लिया था, लेकिन अब लगता था कि वही उसके सामने आ खड़ा हुआ है। सुकांत उसके पास आया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर तिरस्कार से बोला, बड़ी मजबूत हो तुम। मुझे लगा था उस दिन के बाद दोबारा नहीं दिखोगी। आरुषि ने आंखें घुमाई और अपने कान झाड़ने का नाटक करते हुए कहा, क्या कहा? कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अगर उसमें हिम्मत थी तो उसे अपहरण की पूरी बात सबके सामने लानी चाहिए थी। आरुषि तो तैयार थी सबूत रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन सुकांत मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि आरुषि उसे उकसा रही है। उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुमने फिर से किसी ऐसे इंसान को छुआ जिसे मैं पसंद करता हूं, तो तुम्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। जब से कावेरी ने बताया था कि आरुषि ने उसे 2 बार बिना सोचे समझे थप्पड़ मारा था, सुकांत उसी दिन का इंतजार कर रहा था। भले ही औरत पर हाथ उठाना उसकी छवि को धक्का पहुंचा सकता था, पर वह कावेरी के लिए अपने जज्बात दिखाना चाहता था। उसने हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही उसका हाथ आरुषि के गाल की ओर बढ़ा, आरुषि ने फुर्ती से उसका कलाई कसकर पकड़ ली और उसके हाथ की पीठ में कुछ चुभ गया। पहले तो उसे लगा आरुषि सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब दर्द असली था। आरुषि की सुइयां उसकी हथेली में धंस गई थीं। अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह समझ गया कि अगर ज्यादा कोशिश की तो मामला उसके ही खिलाफ पलट जाएगा। फिर दूसरे लड़कों की ओर देखकर वह बोला, आज अगर इसका एक और पैर न तोड़ा तो इसे हमारी दरियादिली की कीमत समझ नहीं आएगी। वह दिखावे में कुछ भी कहे, पर आरुषि का आत्मविश्वास और हिम्मत उसके भीतर तक असर कर गया था। आरुषि गुप्ता की टांग की चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, और ऐसे अनुभवहीन लड़कों पर अपनी युद्ध कला का उपयोग करना कुछ ज्यादा ही होता। उन्हें पीटना उसकी घायल पिंडली पर और ज्यादा दबाव डालता, इसलिए उसने उदारता दिखाते हुए उन सबको एक एक जोड़ी चांदी की सुइयां देने का निश्चय किया, एक तरह का एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट। नतीजा अजीब तरह से संतुलित था, और जो लोग चीजों में समरूपता पसंद करते थे उनके लिए तो ये दृश्य बेहद संतोषजनक होता। उसी पल सुकांत की आंखें हैरानी से फैल गईं। पहली 2 सुइयां जो उसके हाथ में चुभी थीं, उन्हें वह महज इत्तेफाक मान सकता था, लेकिन उसके बाद की 4 सुइयों से भी खून नहीं निकला। ये कला केवल किसी असली हुनरमंद के बस की बात थी। उसने घबराकर लार ली और अपने आप पीछे हट गया। उसे याद आया कि उसी ने ललित को आरुषि का अपहरण करने का आदेश दिया था। लेकिन अब आरुषि बिल्कुल सही सलामत सामने खड़ी थी, जबकि ललित और उसका गिरोह तब से गायब था। उसके मन में शंका उठी, क्या आरुषि ने उन्हें चुप करवा दिया? सिर्फ इस सोच ने उसकी रीढ़ में सिहरन भर दी। उसने चिल्लाकर कहा, चुड़ैल, तूने मेरे साथ क्या किया? इन सुइयों को अभी बाहर निकाल। अब सुकांत में लिए भी दर्द असहनीय था, और उसे डर था कि कहीं उसका हाथ हमेशा के लिए खराब न हो जाए। उनकी बात सुन आरुषि ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अब डर लग रहा है। शायद जब तू अपनी गलती मान लेगा तब मैं तेरा इलाज भी कर दूं, वरना पता है क्या होगा। आरुषि की आगे की बातें सुनते ही सुकांत के शरीर का तो जैसे खून ही सूख गया। आखिर क्या बोला आरुषि ने सुकांत को? जानने एक लिए बने रहिए हमारे साथ। आरुषि को ढूंढो, वही तुम्हारी जान बचा सकती है। इतना कहकर वह उन्हें अनदेखा करती हुई आगे बढ़ गई। सुकांत उसे रोकना चाहता था, लेकिन हाथ का दर्द इतना तेज था कि वह बस खड़ा देखता रह गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, कमाल है, ये देहाती लड़की तो सोचे से ज्यादा खतरनाक निकली। उसके दोनों साथी, जो चौधरी को कहकर बुला रहे थे, पसीने से तरबतर थे और डर के मारे कांप रहे थे। एक ने घबराकर पूछा, क्या करें चौधरी साहब? आपका हाथ ठीक तो रहेगा ना? हमें मेडिकल सेंटर चलना चाहिए क्या? झुंझलाकर सुकांत बोला, हाँ चलो मेडिकल सेंटर। संयोगवश इन दिनों सुकांत के पिता हर्षवर्धन चौधरी को सिरदर्द की शिकायत हो रही थी। उन्होंने पहले ही करणवीर जोशी को हामनी मेडिकल सेंटर से घर बुलाने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी अनजान वजह से करणवीर उनकी किसी भी कॉल या संदेश का जवाब नहीं दे रहे थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए सुकांत ने सोचा कि वह हामनी मेडिकल सेंटर जाकर न केवल अपनी हथेली से सुइयां निकलवाएगा, बल्कि करणवीर को अपने पिता के लिए बुलाने की बात भी कर लेगा। शायद इससे उसके पिता खुश हो जाएं और उसे कोई नई कार तोहफे में दे दें। चलो, वह बोला। उसी समय सुकांत के पिता हर्षवर्धन चौधरी खुद हामनी मेडिकल सेंटर पहुंच चुके थे। उन्होंने कई बार करणवीर जोशी से अपॉइंटमेंट मांगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उन्हें खुद अस्पताल आना पड़ा।
लेकिन जब वे करणवीर से मिले तो वे चाय की चुस्की लेते हुए ठंडे स्वर में बोले, मिस्टर हर्षवर्धन चौधरी जी, मैं ये पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ। मैं आपकी कोई जांच नहीं करने वाला। हर्षवर्धन चौंक गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत हड़बड़ाते हुए पूछा, जोशी साहब, क्या मैंने आपको किसी तरह से नाराज कर दिया है? क्या फीस को लेकर कोई बात है? आप मेरा इलाज क्यों नहीं करना चाहते? करणवीर ने उन्हें देखना भी जरूरी नहीं समझा और फिर व्यंग्य से मुस्कराते हुए बोले, ये सवाल अपने बेटे से पूछिए। हर्षवर्धन को अचानक सारी बात समझ आ गई। वे जानते थे कि उनका बेटा रोजाना क्या क्या कारनामे करता है। इसी कारण उन्होंने जल्दी से जोड़ा, जोशी साहब, अगर उस नालायक ने कोई गलती की है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं जरूर उसे समझाऊंगा। लेकिन करणवीर का चेहरा जस का तस रहा। उसी समय उनके पीछे खड़े सहायक देवेंद्र वीरानी ने आगे बढ़कर कहा, चौधरी साहब, शायद आपको पता न हो, लेकिन आपके बेटे ने कुछ दिन पहले जोशी साहब की नातिन आरुषि गुप्ता का अपहरण करवाया था। उस घटना में आरुषि को गोली भी लगी थी। अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो न जाने क्या हो जाता। फिर देवेंद्र ने हल्की मुस्कुराहट के साथ हाथ से इशारा किया, मानो कह रहे हो, अब आप जा सकते हैं। उनकी बातें सुन हर्षवर्धन ने गहरी सांस ली। अब उन्हें पूरी गड़बड़ समझ में आ चुकी थी। उनका बेटा सच्चे मायनों में कलंक बन चुका था। इसी क्षण सुकांत अपने दोनों चेलों के साथ मेडिकल सेंटर में अकड़ते हुए घुसा। अंदर आते ही उसने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू किया, जोशी साहब, जल्दी मेरा इलाज कीजिए। उसकी आवाज दूसरी मंजिल तक गूंज गई। पहली बार चिल्लाने पर कोई जवाब नहीं मिला और जैसे ही वह दोबारा चिल्लाने ही वाला था, तभी उसने अपने पिता को करणवीर के ऑफिस से बाहर आते देखा। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुकांत हैरान था, पर उसे अपने पिता के चेहरे की गंभीरता का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने हाथ उठाया जिससे 2 सुइयां झांक रही थीं। वह बोला, डैड, देखो मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि उस देहातिन ने मेरे साथ ये कैसे कर दिया। जैसे ही ये सुइयां निकल जाएंगी, मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। तभी हर्षवर्धन हल्के से मुस्कुराए और बोले, जिस देहातिन की बात तू कर रहा है वो आरुषि गुप्ता है न? रुको डैड, आपको कैसे पता चला? सुकांत चौंक गया और अपने पिता की तारीफ करने ही वाला था कि तभी उसे 2-3 जोरदार थप्पड़ पड़ गए। डैड, मत मारिए, बहुत दर्द हो रहा है। हर्षवर्धन ने उसका कान मरोड़ा और एक जोरदार लात मारते हुए उसे सीधे करणवीर जोशी के सामने धकेल दिया। गुस्से से भरे स्वर में हर्षवर्धन ने डांटते हुए पूछा, क्या किया है तूने? अब तक तेरी हर हरकत को मैं नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अब तू किडनैपिंग तक करने लगा। ये सुनते ही सुकांत को समझ में आ गया कि उसे क्यों मारा जा रहा है। उसका पहला रिएक्शन था तो उस देहातिन आरुषि ने ही मेरी रिपोर्ट की, और इस पर उसे एक और थप्पड़ पड़ा। हौंफते हुए हर्षवर्धन ने करणवीर की ओर देखा और कहा, जोशी साहब, मुझे माफ कीजिए। मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसने सुकांत की ओर घूरते हुए कहा, माफी मांगो करणवीर जोशी साहब से। मुंह बिचकाते हुए सुकांत ने अनमने ढंग से माफी मांगी। कोई भी देख सकता था कि उसके अंदर अब भी बगावत बाकी थी। उसे लगता था उसने कुछ गलत नहीं किया, तो माफी किस बात की। वही उसकी इस हरकत को देख करणवीर का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया। फिर उन्होंने घड़ी की ओर देखा और उठ खड़े हुए। मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। एक आपातकालीन मरीज मेरी मदद का इंतजार कर रहा है, इसीलिए मैं अब और नहीं रुक सकता। एक बार वो रवाना हो गए तो कम से कम 3 से 5 दिन वापस नहीं आएंगे। ये सुनते ही हर्षवर्धन घबरा गए और करणवीर के पीछे दौड़ते हुए बोले, जोशी साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरी मदद भी तो जरूरी है। आप तो मेरी आखिरी उम्मीद हैं। करणवीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वे देवेंद्र वीरानी के साथ बाहर निकलने लगे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरी नातिन आरुषि गुप्ता हार्मनी मेडिकल सेंटर की उत्तराधिकारी है। उसकी उम्र देखकर धोखा मत खाना। उसकी चिकित्सा क्षमता असाधारण है। अगर तुम्हें वाकई मदद चाहिए तो उसी से कहो, करणवीर जोशी ने कहा। इसके बाद वे कार में बैठकर सीधे हवाई अड्डे की ओर निकल गए। हर्षवर्धन वहीं खड़े रहे। हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी और सिरदर्द और भी तेज हो गया था। पर तभी सुकांत ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, डैड, क्या मनाली में कोई और अच्छा वैद्य नहीं है? क्या हमें वाकई उसी से मिन्नतें करनी होंगी? हर्षवर्धन इस समय सुकांत की बातों का जवाब देने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कई अन्य डॉक्टरों से सलाह ली थी और सबका एक ही जवाब था, आप बिल्कुल ठीक हैं और कोई बीमारी नहीं है। सभी ने बस नब्ज देखकर सामान्य कह दिया था। लेकिन हर्षवर्धन एक असहनीय सिरदर्द से जूझ रहे थे और इसी कारण वे बार बार करणवीर जोशी से निवेदन कर रहे थे।
उन्होंने सुकांत की ओर नाराजगी से देखा और ठंडी आवाज में बोले, तूने इतनी सारी लड़कियों में इसी इंसान की पोती को क्यों चुना अपमान करने के लिए। मनाली के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली लोग भी जब करणवीर जोशी जैसे चिकित्सा विद्वान से मिलते हैं तो उन्हें जोशी साहब कहकर आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं। कोई उन्हें यूं ही नाराज नहीं करता, चाहे वो खुद लालवानी परिवार ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी परिवार ने करणवीर जोशी से दुश्मनी की तो अगले दिन उसका पूरा परिवार इतनी बुरी मौत मारता है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अब तो मुझे उसी लड़की आरुषि गुप्ता से मदद मांगनी पड़ेगी। डैड, क्या आप मजाक कर रहे हैं? उससे मदद मांगना? मैं तो कतई नहीं जा रहा। तू? हर्षवर्धन अब इतने गुस्से में थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। वो ये चिल्लाना चाहते थे कि अगर तूने उसे नाराज न किया होता तो आज करणवीर जोशी मेरी जांच कर चुके होते और हम इस हालत में न होते। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, अचानक उनकी आंखें घूम गईं और वे पीछे की ओर गिर पड़े। डैड, हाथ में अब भी चुभी सुइयों की परवाह किए बिना सुकांत दौड़कर उन्हें संभालने गया, जिस कारण दोनों जमीन पर गिर पड़े। सुकांत के हाथ से थोड़ा खून निकल आया, लेकिन वह ठीक था। पर हर्षवर्धन बेहोश हो चुके थे और उनकी आंखें बंद थीं। आरुषि को बुलाओ, जल्दी उसे यहाँ लाओ, सुकांत अपने दोनों साथियों पर चिल्लाया। जब उसने देखा कि वे स्तब्ध खड़े हैं तो घबराकर बोला, तुम दोनों अंदर ले चलो, मैं खुद आरुषि को ढूंढता हूँ। मेरे डैड को उठाओ। उधर आरुषि गुप्ता को कॉलेज कैंपस की हर चीज अच्छी तरह से पता थी। उसे किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ी और वह तेजी से उस छात्रावास तक पहुंच गई जो कॉलेज की ओर से उसे आवंटित किया गया था। आखिरकार वह मनाली की टॉप छात्रा थी, इसलिए उसे एक अलग कमरा दिया गया था जहां का माहौल बेहद शांत और सुखद था। कुछ सामान खोलने और व्यवस्थित करने के बाद वह कैंटीन की ओर रवाना हुई। संयोगवश कावेरी भी वहीं थी। मनोहर और मनीषा वहां नहीं थे। शायद वे उसे कॉलेज तक छोड़कर यह सुनिश्चित करके चले गए थे कि सब कुछ ठीक है और फिर अपने अपने कार्यस्थलों पर लौट गए थे। चूंकि समय अभी थोड़ा जल्दी था, इसलिए कैंटीन लगभग खाली था। कावेरी ने आरुषि को तुरंत देख लिया और हाथ हिलाकर उससे बुलाया, आरुषि। आरुषि ने अनदेखा करते हुए ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। वह अपना खाना लेकर एक साफ मेज पर जा बैठी और धीरे धीरे खाने लगी, जैसे आसपास की हलचल से कोई सरोकार न हो। कावेरी ने झेपते हुए अपना हाथ नीचे गिरा लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। उसके सामने बैठी दो लड़कियां, साक्षी सिन्हा और टीना गोयल, ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और आरुषि की तरफ नाराजगी से घूरते हुए बोली, कावेरी, तुम बहुत ही भली हो। तुम उसे अपनी बहन जैसा मानती हो और वो तुम्हें पूरी तरह अनदेखा कर देती है। बिल्कुल, तुम ज्यादा ही सरल हो और वो बाहरी लड़की तो सब कुछ तुमसे छीन रही है। अगर तुमने अब भी अपने लिए आवाज नहीं उठाई तो तुम्हारा मंगेतर भी तुम्हें छोड़ सकता है। मैं। कावेरी ने होंठ भींच लिए। उसके चेहरे की मायूसी देखकर कोई भी यही समझता कि वह गुप्ता निवास में बहुत सताई जाती है। अब बस देखती जाओ, हम उसका जवाब देंगे। साक्षी और टीना ने एक दूसरे को देखा और उठ खड़ी हुई। वे आराम से चलते हुए आरुषि की ओर बढ़ी और पास की एक मेज से एक अथाई ट्रे उठा ली, जिसमें कुछ बचे हुए नूडल्स और सूप था। उनकी मंशा साफ थी। वही इस नज़ारे को देख आसपास बैठे छात्र सीटियां बजा रहे थे, जैसे कोई तमाशा देखने को मिला हो। वे मेजों पर हाथ मारकर चिल्लाने लगे, चलो अब लड़ाई हो जाए, मजा आएगा। कुछ ने तो अपने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कावेरी घबराई हुई सी खड़ी रही, जैसे उसके पांव जमीन में गड़ गए हों। वो बस इतना ही कह पाए, अरे मत करो, वापस आ जाओ, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। साक्षी और टीना आरुषि के सामने आकर खड़ी हो गईं, उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उन्होंने ट्रे को ऊंचा उठाया, जिसमें बचा हुआ सूप भरा था। सूप जैसे ही आरुषि के सिर पर गिरने को हुआ, वह फिर भी शांति से खाती रही। उसके चेहरे पर कोई डर या प्रतिक्रिया नहीं थी। अचानक एक जोड़ी कोमल लेकिन मजबूत हाथ आगे बढ़े और ट्रे को जोर से पीछे धकेल दिया, इससे पहले कि सूप गिरता। अगले ही पल वह ट्रे उल्टकर सीधे साक्षी और टीना के चेहरों पर जा गिरी। आह! दोनों ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनका चेहरा और कपड़े चिकने सूप से भीग चुके थे। आरुषि ने नजर घुमाकर देखा कि जिसने ये हरकत की थी वह एक दूसरी युवती थी। उसने काली बेसबॉल कैप पहन रखी थी जो उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा छुपा रही थी। भले ही वह छिपी हुई थी, लेकिन जल्दी ही उसे पहचान लिया गया। अरे, ये तो चांदनी ओझा है ना, सेकंड ईयर वाली। सुना है ये कॉलेज से बाहर बहुत लोगों के साथ घूमती है। हाँ, वही है। मैंने उसके वीडियो देखे हैं। क्या कहें, देखने लायक होते हैं, चकाचक।
सचिन, यार एक कॉपी भेज दे, मेरा दोस्त भी देखना चाहता है। आसपास की आवाजें जैसे तूफानी लहरों की तरह उठने लगीं, शोर मच गया। साक्षी और टीना जो सूप में भीगी थीं, गुस्से से लाल हो गईं। उनकी आवाजें तीखी हो गईं। चांदनी, तुझसे किसने कहा कि बीच में टांग अड़ाना है? तू अपनी हरकतें भूल गई क्या? चूहे की तरह छिपकर रहने की बजाय अब हमारे ऊपर हाथ उठा रही है। जैसे को तैसा मिलता है। टीना ने पहले आरुषि और फिर चांदनी को घूरते हुए तंज कसा। तभी तो तुम लोग एक साथ हो, एक ही जैसे कचरे हो तुम सब। आरुषि ने शांति से अपना मुंह पोंछा और खड़ी हो गई। उसकी नजर चारों तरफ घूमी, ठंडी और पैनी थी। उसने पूछा, क्या बोल चुकी हो अब? इतना कहना था कि साक्षी और टीना बड़बड़ाते हुए वहां से चली गईं। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो चांदनी ने अपनी कैप ठीक की और जाने को मुड़ी। तभी आरुषि ने उसे एक नैपकिन थमाते हुए कहा, ये लो, अपना चेहरा पोंछ लो। चांदनी ओझा को तभी एहसास हुआ कि ट्रे पलटते समय उसके हाथ भी थोड़े चिकने हो गए थे। लेकिन उसने आरुषि द्वारा बढ़ाया गया नैपकिन न तो लिया और न ही उसकी तरफ देखा। वह चुपचाप पलटी और वहां से चली गई। आरुषि ने उसे अकेले जाते देखा और धीरे से एक लंबी सांस ली। भीड़ के पीछे खड़ी कावेरी उम्मीद कर रही थी कि इस बार आरुषि को थोड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, कम से कम कुछ तो अपमान हो। लेकिन उसकी निराशा का ठिकाना नहीं रहा जब उसकी दोनों बेकार सहेलियां, साक्षी और टीना, पल भर में मात खा गईं। अब वह दिमाग में नए तरीके ढूंढ रही थी कि आरुषि को कैसे परेशान किया जाए। तभी उसकी नज़र कैफेटेरिया में तेजी से आते हुए सुकांत पर पड़ी। कावेरी तुरंत उसके पास पहुंची और मिठास से बोली, सुकांत, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कॉलेज शुरू होने के एक दिन पहले ही कावेरी ने चुपचाप सुकांत को उकसाया था कि वह आरुषि के खिलाफ मोर्चा संभाले। उसे यकीन था कि अगर कोई आरुषि को कॉलेज में टिकने नहीं देगा तो वो सुकांत ही होगा। सुकांत भी, जो उसका सबसे वफादार प्रशंसक था, बिना सोचे समझे मान गया था। अब वक्त बिल्कुल सही लग रहा था। कावेरी कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा, सुकांत बेचैनी से चारों ओर नजरें दौड़ा रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। उसने कावेरी की तरफ ध्यान दिए बिना कहा, कावेरी। सुकांत की बात सुनते ही कावेरी का तो जैसे गला ही सूख गया और वो गुस्से से एकदम पागल हो गई। आखिर क्या बोला सुकून ने जिसके कारण कावेरी गुस्से से भर गई? मैं इलाज करने को तैयार हूं। कावेरी कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा, सुकांत बेचैनी से चारों ओर नजरें दौड़ा रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। तभी उसने कावेरी की तरफ बिना ध्यान दिए कहा, कावेरी, मैं असल में आरुषि को ढूंढ रहा हूं, इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। उसकी बात सुनकर कावेरी स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर जमी मुस्कान जैसे जम ही गई। तुम मुझे हटने को कह रहे हो? पहले जब भी वह सामने आती, सुकांत उसके इर्द गिर्द मंडराने लगता था, जैसे कोई मक्खी हो जो हटाई नहीं जाती। लेकिन आज पहली बार उसने इतने बेरुखे अंदाज में उसे रास्ते से हटने को कहा। कावेरी को उम्मीद थी कि उसके गुस्से का असर होगा और सुकांत माफी मांगेगा, जैसे हमेशा करता था। लेकिन उसने बस सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने तुम्हें हटने को कहा। कावेरी अब अवाक रह गई, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पा लिया। उसे लगा कि शायद सुकांत अब जाकर आरुषि को सबक सिखाने वाला है, और अगर ऐसा है तो उसका ये रूखा व्यवहार वह इस बार बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, जाओ सुकांत, लेकिन मुझे निराश मत करना, वह मीठी मुस्कान के साथ बोली। दूसरी तरफ कैफेटेरिया का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि अब ध्यान आरुषि से हटकर चांदनी पर आ गया था। लड़कों का एक झुंड एक कोने में खड़ा किसी तथाकथित वीडियो को देख रहा था और आश्चर्य से चिल्ला रहा था, यार, चांदनी तो इतनी मासूम लगती है, लेकिन असल में तो कमाल की निकली। भाई, मुझे भी भेज, मेरे दोस्तों को दिखाना है, उनका दिमाग उड़ जाएगा। वे वीडियो में इतने मशगूल थे कि उन्हें ये तक नहीं दिखा कि एक कांटा उड़ता हुआ उनकी ओर आ रहा है। जिस लड़के के हाथ में फोन था, उसकी पकड़ ढीली हो गई और फोन नीचे गिरने ही वाला था कि आरुषि ने झटपट उसे लपक लिया। उसने स्क्रीन पर कुछ बार टैप किया, फिर बिना कुछ कहे फोन वापस फेंक दिया। लड़के ने फोन देखा तो पाया कि वीडियो डिलीट हो चुका था। वह गुस्से में बड़बड़ाया, तुझे क्या लगता है, तू होती कौन है बीच में टांग अड़ाने वाली? मेरा वीडियो डिलीट कर रही है? ये वीडियो तो फोरम्स पर भरे पड़े हैं, हर किसी के पास कॉपी है। तुझे लगता है तू सब डिलीट कर सकती है? आरुषि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या करूं, मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज अच्छी लगती है। लड़कों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे अपनी बाहें चढ़ाने लगे, जैसे लड़ाई के लिए तैयार हों। उसी वक्त सुकांत भीड़ को चीरता हुआ वहां पहुंच गया।
उसे देखकर बाकी लड़कों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे सुकांत, कल रात बार में तो तू ही कह रहा था कि तू आरुषि को कॉलेज से निकालकर ही मानेगा। अब जब वो सामने है तो बातों का क्या? चलो निपटाओ इसे अभी। लेकिन जो हुआ वो सबके लिए चौंकाने वाला था। सुकांत, जो हमेशा घमंडी और किसी की परवाह न करने वाला था, अचानक एक तेज आवाज के साथ जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। अब पहले तक शोरगुल से भरी कैफेटेरिया में एकदम सन्नाटा छा गया। हर कोई हक्का बक्का रह गया, जैसे उनके जबड़े जमीन से जा लगे हों। दिल तेजी से धड़कने लगे और वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो हो रहा है वो सपना है या हकीकत। भीड़ में छिपी कावेरी ने तेज सांस ली, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है या इसे किसी ने वश में कर लिया है। लेकिन सुकांत को किसी की परवाह नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि उसका पिता हर्षवर्धन जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है और करणवीर जोशी इस समय मनाली से बाहर किसी फ्लाइट में था। ऐसे में उसे बचा सकने वाली अकेली इंसान थी आरुषि गुप्ता। अपने आंसू रोकते हुए सुकांत ने गिड़गिड़ाकर कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पापा को बचा लो, मैं तुम्हारे सामने झुकने को भी तैयार हूं। 1 घंटे पहले तक वह अपने लोगों को आरुषि को सबक सिखाने भेज चुका था। उससे भी पहले उसने ललित और उसके साथियों से आरुषि का अपहरण करवाया था ताकि वह हमेशा के लिए गायब हो जाए। इन सब बातों के बाद सुकांत को उम्मीद थी कि आरुषि उसे इस हालत में देखकर अपमानित करेगी, बदला लेगी। लेकिन आरुषि ने बस शांत स्वर में कहा, ठीक है, रास्ता दिखाओ। क्या? सुकांत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अचानक आंखों में आंसू भर आए। जब आरुषि आगे बढ़ गई तो उसने देखा कि सुकांत अब भी वहीं खड़ा है। उसने पलटकर फिर से कहा, रास्ता दिखाओ। ओह हाँ, सुकांत जैसे नींद से जागा हो। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और उसके पीछे चल दिया। कैफेटेरिया के बाहर गाड़ी पहले से इंतजार कर रही थी। वह जल्दी से दरवाजा खोलकर आरुषि को बैठने में मदद करने लगा। जब तक गाड़ी वहां से निकली, वहां खड़े सभी लोग अब भी सदमे में थे, जैसे उनकी समझ से बाहर हो गया हो कि अभी अभी क्या हुआ। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, तो सुकांत को आरुषि पसंद नहीं थी और वो उसे कॉलेज से निकालना चाहता था, लेकिन अब उसके पापा की जान खतरे में है और केवल आरुषि ही उन्हें बचा सकती है। वाह, ये आरुषि किस घराने से ताल्लुक रखती है? ये सुनकर लोगों की नजरें कावेरी की ओर घूम गईं, जो अपने दांत पीस रही थी। जिस पर उसने धीमे से कहा, मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि हाल ही में कावेरी ने ये सुना था कि आरुषि अक्सर करणवीर जोशी के निवास पर जाती है। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि करणवीर ने सार्वजनिक रूप से आरुषि को अपने उत्तराधिकारी और जोशी परिवार की वारिस घोषित किया है। पहले तो कावेरी ने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये बात शायद सच है। अब उसे समझ आया कि उसने आरुषि को कितना कम आंका था। उसका असली सामर्थ्य वह कभी समझ ही नहीं पाए। अब जब सारी सच्चाई सामने आ रही थी तो कावेरी के भीतर यह भावना और गहराने लगी कि आरुषि को हर हाल में रास्ते से हटाना होगा। उधर गाड़ी हामनी मेडिकल सेंटर के सामने रुकी। सुकांत तुरंत उतरा और जल्दी से दरवाजा खोलकर आरुषि को बाहर निकालने में मदद करने लगा। आरुषि की चोट अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे थोड़ी तकलीफ हो रही थी। सुकांत अंदर ही अंदर बेचैन था, लेकिन वह जानता था कि यह सब उसी की गलती का नतीजा है, इसलिए वह उसे जल्दी करने के लिए कह भी नहीं सकता था। हामनी मेडिकल सेंटर के सामने ही हर्षवर्धन बेहोश होकर गिर पड़े थे। मेडिकल स्टाफ ने तुरंत उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया और भीतर ले गए और बाकी डॉक्टरों को बुलाया गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर्षवर्धन की नाड़ी बिल्कुल सामान्य थी। किसी भी तरह की कोई गंभीर दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। पहले डॉक्टर को लगा शायद उससे कुछ छूट गया है, इसलिए उसने एक और विशेषज्ञ को बुलाया। लेकिन जब 5-6 अनुभवी चिकित्सकों ने उन्हें देखा तो सबका निष्कर्ष एक ही था, सब कुछ सामान्य है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई समस्या नहीं थी तो हर्षवर्धन अचानक बेहोश कैसे हो गए और कोमा में कैसे चले गए? अब जब आरुषि गुप्ता वार्ड में पहुंची तो वहां कई चिकित्सक इकट्ठा होकर उपचार योजना पर चर्चा कर रहे थे। वहीं सुकांत के 2 साथी चुपचाप दीवार से टिके खड़े थे और उनकी इस वक्त बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बिस्तर पर हर्षवर्धन की आंखें कसकर बंद थीं और उनका रंग एकदम सामान्य लग रहा था, जैसे कोई समस्या ही न हो। आरुषि ने आगे बढ़कर उनकी नब्ज जांची। ये देख चिकित्सकों की बातचीत रुक गई। एक चिकित्सक, जिसने आरुषि को पहले कभी नहीं देखा था, गुस्से से चिल्लाया, ये लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने अंदर आने की इजाजत दी? बाहर जाओ।
तभी एक अन्य ने उसका हाथ खींचते हुए धीरे से कहा, इरफान खान साहब जरा शांत हो जाए। यह मिस्टर करणवीर जोशी की नातिन है, आरुषि गुप्ता। उन्होंने खुद कहा है कि आरुषि मेडिकल सेंटर की उत्तराधिकारी होंगी। क्या करणवीर सर का दिमाग फिर गया है? इरफान ने जरा भी सम्मान न दिखाते हुए ठंडे स्वर में कहा। एक नौजवान लड़की किसी का इलाज करेगी, क्या उसे बेइज्जत होने का डर नहीं है? बिल्कुल, जरा सी गलती हुई तो मेडिकल सेंटर की प्रतिष्ठा पर दाग लग जाएगा। ये वही चिकित्सक थे जो अक्सर करणवीर के साथ परामर्श बैठकों में शामिल होते थे और जिन्हें बाहर की दुनिया करणवीर के शिष्य मानती थी। करणवीर अब बूढ़े हो चले थे और उनका कोई वारिस नहीं था, इसलिए सभी को उम्मीद थी कि ये शिष्य ही मेडिकल सेंटर को संभालेंगे। लेकिन फिर अचानक आरुषि सामने आ गई। इन सभी को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि एक नाजायज वारिस उनके सिर पर आ बैठे। पर उनकी बातों से दूर आरुषि का पूरा ध्यान हर्षवर्धन की नब्ज पर था। वह उनके तानों पर ध्यान नहीं दे रही थी। जब उसने हाथ हटाया तो सुकांत तुरंत आगे बढ़ा और पूछा, कैसी है उनकी तबीयत? पापा को क्या हुआ है? आरुषि ने शांत स्वर में जवाब दिया, नब्ज तो बिल्कुल सामान्य है, कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही। तभी पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। इरफान ने घृणा भरे स्वर में कहा, क्या शानदार नाटक किया तुमने। हमने कहा कि नब्ज सामान्य है और तुमने वही दोहराया। क्या तुम यहाँ बस दिखावा करने आए हो? उसकी बात सुन आरुषि ने भौहें चढ़ाकर कहा, लगता है आपको मुझसे कुछ खास दिक्कत है। सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको है, इरफान ने चिढ़कर कहा। तुम सोचती हो कि सिर्फ करणवीर जोशी की पोती होने से तुम हम सबसे बेहतर हो। ये सिर्फ एक मजाक। अभी तो तुम्हें आधारभूत बातें भी नहीं आती और इलाज करने चली हो। फिर उसने ठोस स्वर में कहा, चलो साफ साफ कहता हूं, अगर तुम वाकई इस मरीज का इलाज कर सको तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। कोई भी आरुषि की चिकित्सा क्षमता पर विश्वास नहीं कर रहा था। यहां तक कि सुकांत के चेहरे पर भी संदेह की झलक थी। उसने बेसब्री से पूछा, क्या मेरे पापा ठीक हो जाएंगे? आरुषि ने उसकी ओर देखा और पास रखी चांदी की सुई उठाई। उसने शांत स्वर में कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने अपनी बात पूरी ही नहीं की। वह आगे बोली, नब्ज से तो कोई बीमारी नहीं लग रही, लेकिन किसने कहा कि ये कोई बीमारी ही है? हो सकता है कोई छोटा सा कीड़ा अंदर गड़बड़ कर रहा हो। इतना कहते ही उसने जल्दी से 2 सुइयां चुभो दी। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि जहां सुई चुभी थी वहां की त्वचा के नीचे कुछ धीरे धीरे हिलता नजर आ रहा था। सुकांत चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। अरे, ये तो आखिर क्या था हर्षवर्धन के हाथ में? हर्षवर्धन के शरीर में कीड़ा। सुकांत चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। अरे, ये तो कीड़ा है। आरुषि ने तुरंत सुई हटाई और उस कीड़े को शीशे की शीशी में बंद कर दिया ताकि वह बाहर न निकल सके। जैसे ही वह कीड़ा बाहर निकला, हर्षवर्धन ने करवट बदली और धीरे धीरे आंखें खोल दी। वो जाग गए। क्या वो सच में होश में आ गए? इरफान स्तब्ध रह गया। बाकी सभी लोग भी जैसे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, वो सब भी पूरी तरह अचंभित थे। आरुषि ने अपने हाथ पोंछे, फिर एक कागज पर अपनी बैंक जानकारी लिखी और सुकांत व हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, मेरी फीस इसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इतना कहकर वह बाहर निकलने लगी। अब जाकर इरफान को होश आया। वह हड़बड़ाते हुए उसके पीछे दौड़ा और संदेह भरी आवाज में बोला, अरे सुनो आरुषि, वो क्या था जो तुमने निकाला? तुम्हें कैसे पता चला कि बीमारी का कारण वही छोटा सा कीड़ा था? आरुषि गुप्ता समझ गई थी कि इरफान खान को जवाब चाहिए, लेकिन उसका सवाल करने का तरीका और अधिकार जताने वाला लहजा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके मन में ख्याल आया, सवाल तुम कर रहे हो या मैं? वह बिना कुछ कहे सीधी बाहर निकल गई। इरफान को तुरंत एहसास हो गया कि उसका रवैया अनुचित था और उसकी आवाज में नरमी आ गई। चिकित्सा क्षेत्र में उम्र या अनुभव नहीं बल्कि कौशल ही असली पहचान थी। जो अधिकार दूसरों को वर्षों में भी नहीं मिल पाता, वह केवल निपुणता से पाया जा सकता था। अभी अभी आरुषि ने जो कौशल दिखाया था उसकी तकनीक में गजब की सहजता और सटीकता थी। रोग की पहचान और एक्यूपंक्चर में उसकी महारत उन सब से कहीं ऊपर थी। इरफान, जो पहले उसके प्रति कई पूर्वाग्रह रखता था, अब स्वयं को छोटा महसूस कर रहा था। उसकी आवाज में अब सम्मान था। गुप्ता जी, मैं वास्तव में कुछ सीखना चाहता हूँ। इस बार उसने नरमी से कहा, क्या आप मुझे कुछ मार्गदर्शन देंगी? यदि भविष्य में ऐसा ही कोई मामला सामने आए तो मेरी अयोग्यता किसी की जान न ले ले। उसके शब्दों में सच्चाई झलक रही थी। आरुषि थोड़ी देर रुकी और बोली, वो कीड़ा एक प्रकार का परजीवी था जिसे नब्ज से पकड़ना संभव नहीं है।
इसे केवल अनुभव से, उसकी आदतों को समझकर ही पहचाना जा सकता है और फिर इलाज किया जाता है। अगर सच में सीखना चाहते हो तो पहले इस विषय पर कुछ अच्छी किताबें पढ़ो। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सिखा दूंगी। बहुत धन्यवाद मिसेज गुप्ता। इरफान ने उत्साह से सिर हिलाया। उसके व्यवहार में आरुषि के प्रति पूरी तरह बदलाव आ गया था। चिकित्सा जगत में बहुत से लोग अपने ज्ञान को छुपाकर रखते हैं, किसी और को सिखाना नहीं चाहते। लेकिन आरुषि के भीतर एक उदारता थी। उसके साधारण शब्दों में भी उसका व्यापक दृष्टिकोण झलकता था। आरुषि ने हल्के से हाथ हिलाया और आगे बढ़ गई, लेकिन उसके पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि इरफान फिर पीछे आ गया है, इसलिए उसने मुड़कर देखा। लेकिन सामने था सुकांत। सुकांत ने आरुषि को आकर रोका। उसके चेहरे पर झिझक थी, लेकिन उसने किसी तरह कहा, आरुषि, मेरे पापा की जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं सच में बहुत आभारी हूँ। सुकांत की आंखों में आभार और ग्लानि देख आरुषि ने आराम से पूछा, क्या तुमने अपने हाथ से चांदी की सुइयां निकाल दी थी? सुकांत कुछ पल के लिए झिझका। पहले तो वह बहुत घबराया हुआ था, इसलिए उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन अब जब उसने अपनी हथेली की ओर देखा जो खून से सनी हुई थी, तो दर्द एकदम से उभर आया और वह कराह उठा। आरुषि ने उससे कहा कि वह अपने दोनों साथियों को बुला ले ताकि वह तीनों के हाथों से सुइयां निकाल सके। उसने हल्के अंदाज में कहा, चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक्यूपंक्चर है। इससे तुम्हारा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। आखिरकार कुछ ही देर पहले ये तीनों काफी आक्रामक हो उठे थे। रास्ता रोकना, एक लड़की को घेरना, यहाँ तक कि उससे उलझने की कोशिश भी करना। ये सुनकर सुकांत को थोड़ी शर्म महसूस हुई, खासकर जब आरुषि ने उसकी मदद की थी। उसने और उसके दोनों साथियों ने आरुषि से माफी मांगी। आरुषि ने बस इतना कहा, बस काउंसलिंग शुल्क देना मत भूलना। उसे उनकी माफी से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह हर्षवर्धन को बचाने में इसलिए शामिल हुई थी क्योंकि करणवीर जोशी ने दिल से उसके लिए चिंता जताई थी। आरुषि की इज्जत के लिए करणवीर ने चौधरी परिवार की ताकत को नजरअंदाज कर दिया था। जब सुकांत इलाज के लिए गिड़गिड़ाया, तब भी करणवीर ने हर्षवर्धन का इलाज करने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वह आरुषि की प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहता था। लेकिन अगर हर्षवर्धन की जान चली जाती तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। चौधरी परिवार का गुस्सा करणवीर और आरुषि दोनों को झेलना पड़ता। उन पर आरोप लगता कि वे जानबूझकर मूक दर्शक बने रहे। इसलिए आरुषि के लिए कोई नुकसान सहन करना संभव नहीं था और हर्षवर्धन को बचाना जरूरी हो गया। कॉलेज लौटते समय आरुषि को चौधरी परिवार की ओर से भुगतान मिला और वो था पूरे 20 लाख रुपए। अमीर लोग वाकई जानते हैं कि कैसे उदारता दिखाई जाए। अभी वह फोन को जेब में रखने ही वाली थी कि एक और पेमेंट आया, इस बार पूरे 80 लाख रुपए। साथ में एक छोटा सा संदेश भी था, गुप्ता जी, मेरे बेटे के पिछले व्यवहार के लिए क्षमा करें। कृपया हमें माफ कर दें। आरुषि को मानना पड़ा कि हर्षवर्धन को हालात संभालने अच्छे से आते हैं। उसे यह अप्रत्याशित तोहफा पसंद आया और उसने फौरन ये रकम अपने एक अन्य खाते में ट्रांसफर कर दी। वहां से तुरंत एक संक्षिप्त संदेश आया, धन्यवाद। फोन वापस रखकर उसने बचे हुए पैसों से अपनी राइड का भुगतान किया। वह जैसे ही हॉस्टल की ओर बढ़ने लगी, तभी मनीषा का फोन आ गया। आरुषि, आज रात घर आ जाना, मैं उपेंद्र को तुम्हें लेने भेज रही हूँ। आरुषि ने पूछा, क्यों? आरुषि के सवाल पर मनीषा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि कल तुम मेरे साथ लालवानी परिवार के यहाँ चलो, ताकि पिछली बार जो हुआ था उसे स्पष्ट किया जा सके। आरु, तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, आरुषि ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। चूंकि बात उसी मुद्दे की थी, उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। कुछ ही देर में उपेंद्र कॉलेज के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और आरुषि गुप्ता निवास लौट आए। रात के खाने के दौरान मनोहर ने उसे एक कार्ड थमाया और मुस्कुराते हुए बोला, आरु, ये इस महीने का तुम्हारा अलाउंस है। इसमें 5 लाख रुपए हैं। इससे तुम्हें जो मन करे खरीद लेना, और अगर और जरूरत हो तो बस बताना। आरुषि ने कार्ड ले लिया, लेकिन उसका इरादा उस पैसे का इस्तेमाल करने का नहीं था। एक दिन वह इस परिवार से चली जाएगी, एक ऐसा घर जिसने कभी उसका अपना होने का एहसास नहीं दिया। उसने यहाँ से जो भी लिया है वह सब वापस कर देगी। मनोहर, जो उसके विचारों से अनजान था, मुस्कुराया और बोला, चलिए खाना खाते हैं। टेबल के दूसरी ओर कावेरी ने आश्चर्य से कहा, अरे, मेरा कार्ड आरु से अलग दिखता है। मेरा तो ब्लैक है, इसका क्यों नहीं? आरुषि का कार्ड एक सामान्य फिक्स्ड अलाउंस वाला कार्ड था, जबकि कावेरी का ब्लैक कार्ड मनीषा और मनोहर के में अकाउंट से जुड़ा हुआ था, जिससे उसे अनलिमिटेड फंड्स तक पहुंच थी। मनोहर ने हल्की सी खांसी की और तुरंत विषय बदल दिया।
पर आरुषि का चेहरा सपाट रहा, उसने कोई भाव नहीं दिखाया। उधर कावेरी ने मेज से रोटी का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में भरते हुए मनीषा की ओर देखा। उसने मुंह भरे भरे कहा, माँ, इसका स्वाद अब भी आपके हाथों जैसा नहीं है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और बहुत जिद्दी, तब आप और पापा मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाते थे। मनीषा ने स्नेह से कावेरी की ओर देखा, लेकिन फिर जैसे कुछ याद आ गया हो, उसने तुरंत आरुषि की ओर एक नजर डाली और कहा, कावेरी, जल्दी खा लो, सूप ठंडा हो रहा है। कावेरी ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वह आरुषि की ओर एक बार और देखे बिना नहीं रह सकी, जैसे उसे याद दिला रही हो कि इस घर की असली बेटी वही है। जब भी आरुषि वहां होती, कावेरी जानबूझकर पारिवारिक यादें छेड़ती, उन दिनों की बातें जब परिवार में केवल वही 3 लोग थे। उन यादों में आरुषि की कोई जगह नहीं थी। ये कावेरी का तरीका था यह जताने का कि आरुषि अब भी इस घर में बाहरी ही है। लेकिन कावेरी की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि आरुषि हमेशा न्यूट्रल बनी रहती थी। ना उसके चेहरे पर गुस्सा दिखता था और ना ही कोई और भाव। रात गहराते ही घर शांत हो गया। नहाकर बाल सुखाने के बाद आरुषि अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गई, जैसे हमेशा करती थी। उसका मन हाल ही में करणवीर जोशी की लाइब्रेरी में पढ़ी गई किताबों की ओर चला गया। उसकी याददाश्त बेहद तेज थी। वह जो भी पढ़ती, उसे हूबहू याद रहता। उसने आंखें बंद की और गहराई से उस ज्ञान में डूब गई। उसके दिमाग में ग्रंथों के शब्द जैसे जीवंत हो उठे। मेरिडियन पथ, एक्यूपंक्चर तकनीकें, विषैले जीव जंतु और जहर, हर जानकारी उसमें समा गई। उसी समय खिड़की के बाहर टॉर्च की रोशनी की किरणें झपकी और फिर कुछ सेकंड में गायब हो गईं। उसके बाद तेज कदमों की आहट सुनाई दी। आरुषि ने ध्यान से सुना और पहचाना कि यह गुप्ता निवास के बॉडीगार्ड्स के कदमों की आवाज है। शायद कोई चोर पकड़ा गया था। गुप्ता निवास बहुत बड़ा था, यहाँ नौकरों और सुरक्षाकर्मियों के लिए अलग से एक पूरी इमारत थी। बॉडीगार्ड्स 3 शिफ्टों में काम करते थे। दिन में निगरानी आसान थी, लेकिन रात में पूरे परिसर की गश्त जरूरी होती थी। इसके अलावा पूरे परिसर में कैमरे लगे थे। जब तक कोई चोर उच्च स्तर का मास्टर या हैकर न हो, कैमरे को बिना छुए अंदर आना असंभव था। आरुषि ने आंखें खोली और खिड़की तक जाकर नीचे झांका। बॉडीगार्ड्स जमीन पर सक्रिय रूप से गश्त कर रहे थे। स्पष्ट था कि कोई वाकई भीतर घुसा था। ये मेरी समस्या नहीं है, उसने सोचा और खिड़की बंद कर दी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसके शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। आखिर किस कारण आरुषि से शरीर के रोंगटे खड़े हो गए? क्या कोई चोर आरुषि के कमरे में घुस आया है? आरुषि के कमरे में राघव कपूर। आरुषि गुप्ता के कमरे में बिना किसी आहट के एक अनजान व्यक्ति आ खड़ा हुआ था। उसकी कद काठी लंबी थी और वह पूरी तरह काले कपड़ों में था, जो रात की स्याही में ऐसे घुल गए थे जैसे वह उसका हिस्सा हो। उसके गोरे चेहरे की त्वचा इस अंधेरे में और भी ज्यादा चमक रही थी। उसकी गहरी काली आंखों में एक अजीब सी थकान और ठंडापन था, और वह आरुषि को ऐसे देख रहा था जैसे उसमें कोई रहस्यमयी मजाक छुपा हो, परंतु उसका भाव साफ नहीं था। वह किसी स्वर्ग से उतरते देवता जैसा प्रतीत हो रहा था, एकदम रहस्यमय और खतरनाक। राघव कपूर। आरुषि के मन में जैसे बिजली सी कौंधी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह तुरंत सतर्क हो गई। उनकी नजरें टकराईं तो आरुषि ने अपनी घबराहट को दबाते हुए जबरन मुस्कराकर कहा, मिस्टर कपूर, आप रास्ता भटक गए हैं क्या? चाहे तो मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा देती हूँ। उसे अनायास ही पिछली पार्टी की याद आ गई, जब राघव कपूर ने छिपे हुए पहचान के साथ गुप्ता निवास में प्रवेश किया था। अब रात के इस सन्नाटे में वह उसी तरह फिर से आ गया था। इसी कारण आरुषि को शक हुआ कि शायद उसे गुप्ता निवास में कुछ तलाशना है। राघव की नजर पल भर को झपकी, फिर उसने कहा, तुम जरा भी नहीं डरी? डर तो बहुत था। इस समय एक अजनबी पुरुष का उसके कमरे में यूं अचानक प्रकट हो जाना किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। लेकिन आरुषि को चीखने के परिणाम अच्छी तरह मालूम थे। अगर उसने मदद के लिए पुकारा तो वह या तो उसका मुंह दबा देता या उसे बेहोश कर देता, और तब वह किसी की मदद नहीं पा पाती। और उस परिस्थिति से अच्छा इस स्थिति को सहना बेहतर था, बजाय उस दर्दनाक अनुभव के। फिर अचानक उसने मासूमियत तोड़ते हुए कहा, शायद आप रास्ता भटक गए हैं। चाहे तो मैं बॉडीगार्ड्स का ध्यान भटका सकती हूँ, फिर आप चुपचाप निकल जाइए। राघव ने एक झटके में कदम आगे बढ़ाया और आरुषि के करीब आ खड़ा हुआ। उसकी इस हरकत को देख आरुषि अनायास ही तन गई। यह अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि उसकी किस बात से वह नाराज हुआ। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ राघव ने पूछा, तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? नहीं, सच में नहीं, आरुषि ने सपाट आवाज में कहा। बहुत कुछ जानना कभी कभी खतरे को न्योता देना होता है।
और वैसे भी गुप्ता निवास मेरा घर नहीं है। आरुषि गुप्ता ने अपनी लंबी काली पलकों को झुका लिया, जिससे उसकी भावनाएं छिप गईं। उसकी नजर जमीन पर टिक गई, जहां नाइट लैंप की मध्यम रोशनी में उसकी और राघव कपूर की परछाइयां दीवार पर पड़ रही थीं। वो छाया इस तरह की प्रतीत हो रही थी जैसे वे दोनों एक दूसरे को चूम रहे हों। स्वाभाविक प्रतिक्रिया में आरुषि ने उसे पीछे धकेल दिया, लेकिन जैसे ही उसने ये किया, उसके चेहरे पर पछतावा छा गया। राघव की आंखों में अंधेरा उतर आया और कमरे में एक गहरी डरावनी सनसनी भर गई। आरुषि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया जब वह पिछली बार राघव से टकराई थी, तब हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान अनजाने में उसका हाथ उससे छू गया था और उसने गलतफहमी में उसे डांटते हुए चेतावनी दी थी कि वह खुद को उस पर थोपने की कोशिश न करे। अब कुछ वैसा ही हुआ था। उसके हाथ अनायास राघव के सीने को छू बैठे थे। उसके शरीर की कठोरता ने आरुषि को चौंका दिया। वह एक कदम पीछे हटी और सफाई देने लगी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या आप मेरी बात पर यकीन करते हैं? लेकिन राघव का जवाब था एक सीधा सवाल, तुम्हें क्या लगता है? राघव एक बार फिर उसके करीब आ गया। इस बार उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था, न कोई हल्की मुस्कान। आरुषि के पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी और उसका गुस्सा उभर आया। उसने पूछा, अगर आप इतने पास खड़े होंगे तो क्या आपको धक्का देना गलत हो जाएगा? ये बहुत परेशान करने वाला था। उसने तो कोई आरोप भी नहीं लगाया था। एक बड़े आदमी को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। तभी राघव ने अचानक अपनी कठोर आवाज में बोला, क्या तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, लगा। अब मेरी बारी है। उसी क्षण आरुषि को एहसास हुआ कि उसकी बातों ने सीमा पार कर दी है। भले ही वह अपनी बात से संतुष्ट दिखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने खुद ही खतरे को न्योता दे दिया था। जैसे ही राघव की लंबी उंगलियां उसके कॉलर तक पहुंची, आरुषि का शरीर एक झटके से कांप उठा। उसकी हथेली में छिपी चांदी की सुइयां हल्के से चमकी, जैसे किसी खतरे का संकेत दे रही हो। वह हमला करने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। आरू, दरवाजा खोलो, घर में कोई चोर घुस आया है, मनीषा की चिंतित आवाज बाहर से सुनाई दी। उसके साथ साथ गार्ड्स के दौड़ने की आहट भी पास आती जा रही थी। जैसे ही घुसपैठिए का पता चला, गार्ड्स ने तुरंत मनोहर और मनीषा को सूचना दे दी थी। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए परिवार को एक साथ इकट्ठा करना जरूरी था, ताकि गार्ड्स पूरे निवास की गहन तलाशी ले सकें। आरुषि के पास सोचने का समय ही नहीं था। दरवाजे में चाबी घुमाने की आवाज कमरे में गूंजने लगी और उसका दिल घबरा गया। वो किसी भी हालत में नहीं चाहती थी कि किसी को राघव की मौजूदगी का पता चले। घबराहट में उसने जल्दी से राघव को अलमारी में धकेल दिया। फिर वह तेजी से पलंग पर चढ़ गई और बेडसाइड टेबल से एक किताब उठा ली। अलमारी के भीतर राघव असमंजस में था। कैसे सोच रहा हो, एक सेकंड, अभी यहाँ हुआ क्या? उसने मुझे बचाया या फिर उसने मुझे धक्का दिया? वो जगह बहुत तंग थी और उसमें आरुषि की खुशबू बसी हुई थी, एक हल्की फूलों जैसी सुगंध जो हवा में घुल गई थी। उसका जबड़ा कस गया और होंठ भींच गए। तभी मनीषा और अन्य लोग कमरे में घुस आए। आरुषि पलंग पर बैठी हुई थी और उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ? इतनी रात गए आप सब यहाँ, सब ठीक तो है? उसे सुरक्षित देखकर मनीषा ने राहत की सांस ली। आरू, तुम पढ़ रही हो? खिड़की बंद की थी ना? कोई आया तो नहीं कमरे में? नहीं, कोई नहीं आया। आरुषि ने शांत चेहरा बनाए रखा। उसने किताब एक ओर रख दी और पूछा, इतनी आवाज क्यों आ रही थी? क्या कोई अंदर घुस आया था? हाँ, लेकिन चिंता मत करो, गार्ड्स ने संभाल लिया है। अब सब सुरक्षित है। ठीक है, अब मुझे सोने दो। गुड नाइट आरू, मनीषा ने कहा और बाकी सबके साथ बाहर चली गई। आरुषि ने चादर एक ओर फेंकी और पलंग से उठ खड़ी हुई। उसने सावधानी से दरवाजा बंद करके ताला लगाया, फिर धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। वह रंग बिरंगे और फीते वाले कपड़ों की कतार के सामने खड़ी थी, जिनके बीच राघव को बेहद असहज होकर झुकना पड़ा था। उसका चेहरा झुंझलाहट से भरा था और वह स्थिति से स्पष्ट रूप से परेशान दिख रहा था। वो सजावटी कपड़ों के बीच में फंसा हुआ था, जो एक तरह से मजाकिया दृश्य बना रहा था। मगर आरुषि की मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई। राघव क्रैम्प जगह से बाहर निकला और हैरानी की बात यह थी कि उसने उसके किए पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि उसने कहा, ठीक है, अब चलो। आरुषि सन्न रह गई। उसका चेहरा सख्त हो गया। मिस्टर कपूर, थोड़ा तर्क तो करिए। मैंने जो किया वो आपकी सुरक्षा के लिए किया था, मेरा कोई और इरादा नहीं था। राघव के होठों पर एक तिरछी मुस्कान उभरी और उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी और हावी करने वाली थी, मैं नियमों से नहीं चलता। ये साफ था, उससे तर्क करना व्यर्थ था।
आरुषि ने दांत भींच लिए। अब समझ आया कि लोग राघव कपूर को चलता फिरता खौफ की पावर हाउस क्यों कहते थे। ये आदमी किसी भी पल खतरनाक बन सकता था। इसी कारण अब उसे पता चल गया कि उसे जान ही था, तो उसने पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? राघव ने उसकी ओर एक उड़ती नजर डाली और बेपरवाही से कहा, तुम तो डॉक्टर हो, है ना? चलो, किसी की जान बचानी है। मेहनताना मिलेगा, पूरे 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़! आरुषि की आंखें चमक उठी। अब भाड़ में जाए खौफ की बातें, ये आदमी तो उसका शुगर डैडी निकला। आपने पहले क्यों नहीं बताया? उसने झटपट अपनी सिल्वर सुइयां समेट ली और ऊपर देखकर मुस्कराए। उसकी मुस्कान अब सच्ची लग रही थी। तो चले फिर। उसकी आंखें तारों सी चमक रही थीं। बिना मेकअप के भी उसका चेहरा निखरा और बेहद आकर्षक लग रहा था। राघव ने नजरें फेर ली और ठुड्डी से खिड़की की ओर इशारा किया। आरुषि चौंकी। आप यहां से बाहर जाना चाहते हैं? उसे याद आया कि राघव इसी खिड़की से अंदर आया था, लेकिन उसमें खुद इतनी फुर्ती नहीं थी कि बिना गिरे नीचे छलांग लगा सके। वह हिचकिचा ही रही थी कि राघव एक फुर्तीले छलांग के साथ जमीन पर उतर गया। गार्ड पहले ही उस इलाके की तलाशी ले चुके थे, तो अभी के लिए सब सुरक्षित था। जहां तक सीसीटीवी की बात थी, राघव को पूरा भरोसा था कि वह सब मिटा सकता है। आरुषि खिड़की पर चढ़ी और गहरी सांस ली। फिर वह धीरे धीरे एक पर्वतारोही की तरह नीचे उतरने लगी। उसकी गति धीमी जरूर थी, लेकिन वह सुरक्षित महसूस कर रही थी। राघव ने घड़ी की ओर देखा और उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। कूदो, मैं पकड़ लूंगा। आरुषि निश्चिंत थी। उसे पिछली बार का अनुभव अच्छी तरह याद था। उसका मन नहीं था दोबारा उसके संपर्क में आने का। वह नहीं चाहती थी कि फिर से कोई उससे खुद को उस पर थोपने का आरोप लगाए। आरुषि की धीमी गति और कछुए जैसी चाल देखकर राघव का चेहरा सख्त हो गया। अब उसमें ज्यादा सब्र नहीं बचा था। एक ही छलांग में उसने आरुषि की कमर थामी और उसे बिना किसी मशक्कत के उठाकर जमीन पर उतार दिया। एक चक्करदार पल के बाद आरुषि ने खुद को जमीन पर मजबूती से खड़ा पाया। पीछे से राघव ने उसकी कमर से हाथ हटाया और शांत लहजे में कहा, अब साथ चलते रहो। आरुषि गुप्ता समतल जमीन पर किसी तरह कदम बढ़ा रही थी, लेकिन जैसे ही वह गुप्ता निवास की ऊंची बाड़ पार करने लगी, वह खुद को कोसने लगी कि काश उसके पास उड़ने के लिए पंख होते। बाड़ बहुत ऊंची थी और उसकी चोटी पर नुकीले कांटे थे। साथ ही लोहे की कई परतों में लिपटी हुई तारें थीं जिनमें नुकीले कांटे लगे थे। जरा सी गलती उसके शरीर को छलनी कर सकती थी। आरुषि ने कोशिश करना छोड़ दिया। सीढ़ी के बिना इस बाढ़ को पार करना नामुमकिन था। राघव कपूर ने उसकी ओर देखा और रहस्यमय लहजे में कहा, मेरा सुझाव है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। क्या? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक हवा में उठ गया है। एक मजबूत ताकत ने उसे गिरने से रोका था। उसकी कमर को थामे एक मजबूत बांह ने उसे सुरक्षा का एहसास कराया। आरुषि ने हिम्मत करके नीचे देखा और उसकी पुतलियां फैल गईं। कांटे और धारदार तारें बेहद करीब थीं और कभी भी उसे घायल कर सकती थीं। आह! वह एक तीखी चीख रोक न सकी। ये बहुत खतरनाक था। उसके सिर के ऊपर से राघव की ठंडी आवाज आई, जिसमें जैसे हल्की मुस्कान छिपी थी, मैंने कहा था न, नीचे मत देखो। शुक्र था कि वो खतरनाक पल सिर्फ कुछ सेकंड का ही था। कुछ ही देर में आरुषि सड़क किनारे खड़ी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को टटोला, कहीं चोट तो नहीं आई थी। जब सब ठीक लगा तो उसने चैन की सांस ली। राघव के इशारे पर ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया और काली रोल्स रॉयस तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ी। आरुषि ने नहीं पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। उसने सोचा, अगर किसी की जान बचानी है तो या तो अस्पताल जा रहे होंगे या फिर मरीज के घर। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राघव उसे एक लेकर जाएगा। जैसे ही उसने अपने सामने का नजारा देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। पिछली जिंदगी से जुड़ी सभी दर्दनाक यादें उसके जहन में जिंदा हो उठी। आखिर क्या है आरुषि के सामने जो कि उसे इतना डरा कर रखी दी है? अनिका फिर से जेल में। आरुषि ने नहीं पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। उसने सोचा, अगर किसी की जान बचानी है तो या तो अस्पताल जा रहे होंगे या फिर मरीज के घर। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राघव उसे एक जेल लेकर जाएगा। जैसे ही जेल के गेट उसकी आंखों के सामने आए, उसका चेहरा पीला पड़ गया। पिछली जिंदगी की जेल से जुड़ी यादें उसके जहन में जिंदा हो उठी। उसे वो दिन याद आया जब उसे कैद किया गया था। आशीष उसके सामने खड़ा था और जेल के बाकी कैदियों से कह रहा था, इसका अच्छे से ख्याल रखना। उन शब्दों ने उसके लिए अकल्पनीय पीड़ा और यातना का द्वार खोल दिया था। वह दर्द उसकी हड्डियों में समा गया था और एक जन्म से दूसरे जन्म तक उसका पीछा करता रहा।
अब आरुषि का शरीर कांपने लगा। वही इन सबसे अनजान राघव कार से बाहर निकल चुका था। जब उसने देखा कि आरुषि अब तक बाहर नहीं आए है तो उसने भौहें सिकोड़ ली। एक हाथ कार के दरवाजे पर रखा और नीचे झुककर भीतर झांका। क्या तुम्हें मैं खुद बुलाऊं? राघव कपूर ने जैसे ही उसने ये बात कही वह कुछ पल को ठिठक गया। पीछे की सीट पर आरुषि गुप्ता का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी चमकदार आंखों में हल्की सी लाली थी और वह अपनी आंखों के आंसू जबरन रोक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बेबस जानवर हो जो हार मानने को तैयार नहीं लेकिन अंदर से टूटा हुआ हो। उसका चेहरा क्षोभ और अस्वीकार से भरा हुआ था, लेकिन वह भाव क्षण भर में ही गायब हो गया, मानो वह केवल राघव का भ्रम रहा हो। आरुषि कार से उतर गई। चलिए राघव कपूर जी। राघव ने अपनी आंखें थोड़ी संकरी कर ली। उनमें जिज्ञासा और विश्लेषण का मिला जुला भाव था, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा और आरुषि को लेकर जेल के भीतर बढ़ गया। कई गलियारों से होते हुए वे एक लोहे के दरवाजे के सामने रुके। राघव के कुछ कहने से पहले ही उसके साथ खड़ा आदमी तुरंत चाबी निकाल लाया और दरवाजा खोल दिया। फिर वह आदर से एक तरफ खड़ा हो गया। आरुषि ने भीतर झांका। दरवाजे के अंदर एक अस्थायी ऑपरेशन थिएटर जैसा दृश्य था। बीच में एक बिस्तर पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था जिसके जीवन के संकेत बहुत कमजोर थे और आसपास लगी चिकित्सीय मशीनों से किसी तरह बनाए रखे जा रहे थे। अब आरुषि को लग रहा था कि 1 करोड़ की फीस वसूलना आसान नहीं होने वाला था। आरुषि ने सिर हिलाया और अपनी आंखें घुमाई, फिर भीतर चली गई। राघव भी एक कदम आगे बढ़ा और उसके पीछे चला गया। उसका एक सहयोगी कुर्सी लेकर आया और उसने थोड़ी दूरी पर बैठकर सारा इलाज देखने का निर्णय लिया। आरुषि को कोई आपत्ति नहीं थी। वह सीधे उस मरीज की नब्ज देखने लगी, पर नब्ज इतनी धीमी थी जैसे कोई अस्तित्व ही न हो। काफी समय तक परीक्षण करने के बाद आखिरकार उसने बीमारी का कारण पहचान लिया। बाहरी चोटों का उपचार पहले ही किया जा चुका था, लेकिन असली गंभीर घाव आंतरिक थे। रक्त प्रवाह उल्टा हो गया था जिससे नसों में जमे ठंडे विषैले तत्व शरीर के अंदर फैल चुके थे। आरुषि ने अपनी सुई रखने वाली पेटी खोली जिसमें सिल्वर की नुकीली सुइयां करीने से सजी थीं और रोशनी में वे चमक रही थीं। उसने पहली सुई फुर्ती से और सटीक तरीके से एक बिंदु में प्रवेश करा दी। उसके हाथों की गति इतनी संतुलित और कोमल थी कि पल भर में ही पूरा शरीर सिर से पांव तक सुइयों से ढंक गया। पूरे इलाज के दौरान किसी ने कोई शब्द नहीं कहा। वातावरण शांत था और आरुषि पूरी तरह केंद्रित और गंभीर मुद्रा में काम कर रही थी। सुई चुभाने के बाद उसने एक दवा भी लिखी और सुइयों के माध्यम से वह औषधि शरीर में प्रवेश करने लगी। कुछ ही देर में मरीज के शरीर में हलचल हुई और जीवन संकेतों में थोड़ी सी गतिविधि दिखाई दी, फिर सब सामान्य हो गया। ये तो बस इलाज की शुरुआत थी। समय बीतने के साथ जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई, आरुषि ने एक एक करके सभी सुइयां निकाल लीं। फिर राघव की ओर मुड़कर अपने थके हुए हाथ को सहलाते हुए उसने कहा, हो गया। अब ये ठीक हो जाएगा। उसने न सिर्फ नसों की रुकावटें दूर की, बल्कि शरीर में जमी सारी ठंडक को भी लगभग बाहर निकाल दिया। अब थोड़े से आराम के बाद वह व्यक्ति सामान्य तरीके से चल सकेगा। आरुषि ने दीवार पर लगे घड़ी की ओर देखा और कुछ पल के लिए ठहर गई। कितने बजे हैं? 11 बजे सुबह। मनोहर और मनीषा आज मनोज लालवानी के घर माधव से मिलने जाने वाले थे। आरुषि गुप्ता भी उनके साथ जाने को तैयार हुई थी ताकि माधव को उनकी बात मानने के लिए राजी किया जा सके। अब समय सुबह के 11 बज चुके थे। संभवतः वे लोग अब तक मिल चुके होंगे। यहां से लालवानी निवास पहुंचने में कम से कम 40 मिनट तो लगते ही। आरुषि भागते हुए राघव कपूर के पास पहुंची और बोली, राघव जी, मैंने मरीज का इलाज कर दिया है। मुझे तुरंत एक जरूरी काम से वापस जाना है। क्या आप मुझे वापस पहुंचवाने का इंतजाम कर सकते हैं? उसने सोचा था कि इतने सारे लोग आसपास हैं तो वह किसी को भेज देंगे, पर उसकी उम्मीद के विपरीत राघव आलस से कुर्सी से उठ खड़े हुए। पूरी रात जागने के बावजूद भी उनके चेहरे पर वही गंभीरता और शालीनता बनी हुई थी। उन्होंने हल्का सा सिर टेढ़ा किया, घनी पलकों की छाया उनकी आंखों पर पड़ी थी और उनकी दृष्टि आरुषि पर ठहरी हुई थी। चलो, उन्होंने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद उसे छोड़ने चलने वाले थे। आरुषि ने ज्यादा सोचने में समय नहीं गंवाया। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और उनके साथ चल पड़ी। उधर गुप्ता निवास में मनोहर और मनीषा तैयार हो चुके थे और निकलने ही वाले थे। उन्होंने देखा कि आरुषि अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कमरा खाली था। जब उन्होंने नौकरानियों से पूछा तो किसी ने भी आरुषि को बाहर जाते हुए नहीं देखा था। हे भगवान, रात को सब तय हुआ था, फिर ये लड़की बिना बताए कहाँ चली गई?
क्या उसे इस सगाई को रद्द करवाना भी है या नहीं? मनीषा ने चिंतित होकर पूछा। तभी मनोहर ने घड़ी की ओर देखा। काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। लालवानी परिवार से मिलने के कुछ शिष्टाचार होते हैं और देर से पहुंचना अनुचित और अपमानजनक माना जाता। कावेरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार थी। उसने एक सजी धजी स्कर्ट सेट पहना था और बालों को ऊंची पोनीटेल में बांधा था, जिसमें वह हीरे की वही हेयरपिन लगाई थी जो आशीष ने उसे उपहार में दी थी। माँ, गुस्सा मत होइए। हो सकता है वह थोड़ी मस्ती के लिए निकल गई हो, और वैसे भी लालवानी परिवार से मिलने का ये कार्यक्रम उससे जुड़ा हुआ तो है नहीं, कावेरी ने मनीषा का हाथ थामते हुए कहा। इस मुलाकात का असली उद्देश्य तो कावेरी और आशीष की सगाई को अंतिम रूप देना था। बाकी सारी बातें तो बस औपचारिकता भर थीं। कावेरी को तो यही बेहतर लगा कि आरुषि उनके साथ न आए। उसे डर था कि कहीं आरुषि कोई झगड़ा न खड़ा कर दे। मनीषा ने एक लंबी सांस ली और कावेरी का हाथ थपथपाया। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, काश आरुषि भी तुम्हारी तरह समझदार और आज्ञाकारी होती। कावेरी ने मुस्कुराकर चंचलता से जवाब दिया, वो तो जो चाहे कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। मुझे तो अच्छा व्यवहार करना ही पड़ता है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो क्या पता, शायद आप और पापा मुझे घर से निकाल दें। उसके शब्दों में छुपा अर्थ स्पष्ट था। आरुषि को यह भरोसा था कि वह गुप्ता परिवार की जैविक बेटी है, इसलिए वह मनमानी करती है और परिणामों की परवाह नहीं करती। भले ही वह बदतमीजी करे, फिर भी वे उसे छोड़ नहीं सकते। अगर ये बातें किसी और ने कही होती तो मनोहर और मनीषा ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब ये बात खुद कावेरी ने कही तो उन्हें वह प्यारी और मासूम लगी। मनीषा ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, कावेरी, तुम सबकी प्यारी हो। हमें पूरा यकीन है कि सब तुम्हें पसंद करते हैं। अब कभी घर से निकालने जैसी बात मत करना। तुम तो हमारी आंखों का तारा हो, समझी? समझ गई। मैं तो गुप्ता परिवार की सबसे कीमती चीज हूँ। कावेरी ने गर्व से ठुड्डी ऊंची की। शाबाश, यही बात याद रखना। इसी हंसी मजाक के बीच गाड़ी लालवानी निवास पर पहुंच गई। चूंकि उन्होंने पहले ही अपने आने की सूचना दे दी थी, इसलिए उन्हें बिना किसी रुकावट के अंदर जाने दिया गया। एक बटलर ने उनका स्वागत किया और उन्हें मुख्य कक्ष तक ले गया। कावेरी यहाँ पहले कई बार आ चुकी थी, इसलिए उसे यहाँ का माहौल अच्छी तरह से मालूम था। मुख्य कक्ष में माधव शांति से लेखन कला का अभ्यास कर रहे थे। बड़े से चंदन की लकड़ी वाले मेज पर अधसूखी कालाई GRAPHY की कई चादरें बिछी थीं। आशीष उनके पास बैठा हुआ स्याही पीस रहा था। जैसे ही उसने गुप्ता परिवार को आते देखा, वह माधव से बोला, दादाजी, मेहमान आ गए हैं। आशीष की बात पर माधव का हाथ रुक गया और उसके ब्रश से स्याही की एक बूंद टपक गई, जिससे वह लगभग पूरी हो चुकी सुलेख की रचना खराब हो गई। इस नज़ारे को देख उसने चिढ़कर ब्रश एक ओर फेंक दिया और झुंझलाते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं देख और सुन नहीं सकता? तुम्हारा ध्यान स्याही पीसने में होना चाहिए था ताकि तुम्हारा अधैर्य शांत हो। जी दादाजी, अगली बार ज्यादा ध्यान रखूंगा। आशीष ने तुरंत अपनी गलती मान ली। माधव ने एक नौकरानी से रुमाल लिया, ठंडी सांस भरते हुए अपने हाथ पोंछे और फिर अंततः गुप्ता परिवार की ओर मुड़े। उन्होंने बैठने का इशारा किया। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई और जब आरुषि दिखाई नहीं दी तो पूछा, मेरी बहू कहाँ है? वो साथ नहीं आई। बहू शब्द सुनते ही गुप्ता परिवार के तीनों सदस्यों के चेहरे पर अलग अलग भाव आ गए। मनोहर ने गला खखारते हुए मुस्कुराकर कहा, सच कहें तो मनोज लालवानी जी, हम इसी विषय पर आपसे बात करने आए हैं। न तो आशीष और न ही आरुषि शादी करना चाहते हैं। जबरदस्ती उन्हें साथ बांधना एक नाखुशहाल शादी का कारण बनेगा। मनीषा ने सहमति में सिर हिलाया। मनोहर ने बात आगे बढ़ाई, अगर आपके मन में दोनों परिवारों के बीच रिश्तेदारी की इच्छा है, तो क्यों ना कावेरी और आशीष के रिश्ते पर विचार किया जाए। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और भले ही कावेरी हमारी जैविक बेटी नहीं है, पर वह हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहेगी। माधव ने ये सुनकर आश्चर्य जताया। क्या तुम लोग सोचते हो कि मैंने आरुषि को इसलिए चुना क्योंकि वह तुम्हारी अपनी बेटी है? तो और क्या वजह हो सकती है? मनोहर और मनीषा ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। उन्हें तो यही लगा था कि यही कारण रहा होगा, वरना आरुषि के चुनाव को समझा नहीं जा सकता। माधव ने ना में सिर हिलाया, तुम लोग गलत सोच रहे हो। मैंने आरुषि को उसके स्वभाव और गुणों की वजह से चुना, न कि उसके खून की वजह से। यानी उनके लिए गुप्ता परिवार की वंश परंपरा कोई मायने नहीं रखती थी। उनके अनुसार आरुषि गुप्ता नाम से कहीं अधिक काबिल थी। मनोहर के पास कहने को कुछ नहीं बचा और मनीषा ने बीच में बोलते हुए कहा, लेकिन मनोज जी, बच्चों की मर्जी का भी तो सम्मान होना चाहिए।
अगर वे शादी नहीं करना चाहते तो जबरदस्ती से कोई खुशी नहीं मिलेगी। शादी बच्चों का नहीं, माँ बाप का फैसला होता है। बच्चों को क्या पता इन बातों का। माधव का स्वर कठोर था। उसने आशीष की ओर चेतावनी भरी नजर डाली। मैं आशीष को किसी और से बेहतर जानता हूँ। अभी शायद वह इस शादी को नहीं चाहता, लेकिन एक दिन वो मेरा धन्यवाद करेगा। आशीष चुप रह गया। फिर उसने विरोध करते हुए कहा, दादाजी, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगा और इसका पछतावा भी नहीं होगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने ये रिश्ता तय कर दिया है और अब इसे कोई नहीं बदल सकता। माधव ने तीखे स्वर में कहा। अब मनोहर को सिर दर्द महसूस होने लगा। उधर कावेरी बेचैनी से आशीष को देखती रही, उम्मीद कर रही थी कि वह मजबूती से इस रिश्ते को ठुकराएगा। लेकिन आशीष कभी भी माधव को नाराज नहीं कर सकता था। अगर वह उन्हें नाराज करता तो छोटी सी बात भी बड़ा मामला बन सकती थी। माँ! कावेरी ने मनीषा की आस्तीन पकड़कर धीमे स्वर में पुकारा। इसके जवाब में मनीषा ने मनोहर की कमर में चुटकी काटी और आंखों से इशारा किया। इशारा पाकर मनोहर तनकर बैठा और बोला, माफ कीजिएगा मनोज लालवानी जी, लेकिन मैं अपनी बेटियों की इच्छा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। इतना कहकर उसने खड़े होकर मनीषा और कावेरी को चलने का इशारा किया। फिर थोड़ा झुककर बोला, आपका कीमती वक्त लेने के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब हम चलते हैं। आशीष ने इस स्पष्ट इनकार पर राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही गुप्ता परिवार जाने को मुड़ा, माधव ने लापरवाही से कहा, मनोहर, सुना है 2 साल पहले? मनोहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं थम गया। आखिर क्यों है माधव लालवानी इतना ज्यादा जिद्दी इस शादी को लेकर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।